अब बात कर लेते हैं पिछला वाली 3.3 के क्वेश्चन नंबर तीसरे के 5 पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर तीसरे के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट कर चुके हैं। आज बात करें क्वेश्चन नंबर तो 5 पार्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वे 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वे 5/6 हो जाती है। तो वे भिन्न हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हमें सबसे पहले भिन्न का पता होना चाहिए। तो जो हमें भिन्न ज्ञात करनी है, हमें भिन्न के बारे में पता होनी चाहिए कि भिन्न होती क्या है। तो भिन्न क्या होती है? भिन्न वह संख्या होती है जिसमें अंश और हर दोनों होते हैं, वो क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझे, तो एग्जाम्पल के तौर समझे, जैसे मान लो कोई भिन्न है, जो भिन्न का मानक रूप होता है, पहले भिन्न के नंबर समझ लो किस तरीके से होते हैं। 5/6 या 8/3 या 6/2 या 9/5 या माइनस का भी हो सकता है, माइनस 6/3। सही है। तो ये सब क्या होती है? भिन्नात्मक संख्या होती है। ये बात समझ आ गई। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये 5/6 है, तो ये इसका ऊपर वाला नंबर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? अंश। इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर। नीचे वाला क्या होता है? हर। इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। इतनी बात समझ में आ गई। यानी भिन्न वह संख्या है जिसमें अंश और हर दोनों होते हो, भिन्न कहलाती है। इतनी बात समझ में आ रही है हमें। तो जो इसका मानक रूप ले लेते हैं, तो मानक रूप अंश को हमने किससे दर्शा दिया? P से, और हर को दर्शा दिया मैंने Q से। तो इसका मानक रूप किसमें हो जाता है? P/, यानी परिमेय संख्या के रूप में भी हम इसको दर्शा सकते हैं। इतनी बात समझ में आ सकती है। अब यह करके मानक रूप हम ऐसे ले सकते हैं x/y। अंश को मैंने x दर्शा दिया और y को मैंने हर दर्शा दिया। ठीक है, इस तरीके से भी हम x/y ले सकते हैं। तो अंश और हर हमारे ये रहे और भिन्न हमारी ये है। अंश और हर दोनों से मिलकर क्या बनती है? भिन्न बनती है। अब चलो क्वेश्चन पे देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वे 9/11 हो जाती है। तो हमें भिन्न के अंश और हर हमें प्रॉपर नहीं पता। तो मान लो भिन्न का मैंने अंश कितना मान लिया मैंने x और हर कितना मान लिया मैंने y। ये बात है समझ में आ गई। तो चलो मान लेते हैं, हर डाल दो। माना भिन्न का अंश कितना मान लिया मैंने x और भिन्न का हर कितना मान लिया मैंने y। तो स्थिति 1 क्या कह रही है? पहले देखो स्थिति 1। तो स्थिति 1 हमारी क्या कह रही है? भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। तो ये बात लिख देते हैं। इसलिए कह रही है हमारी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। स्थिति नंबर फर्स्ट हमारी यही कह रही है। ठीक है, तो चलो, तो भिन्न का अंश कितना था हमारे पास? मान लेते मैंने x और हर नीचे मानते हैं। हर कितना है? मान ले कितना है? y। हर कितना मान लिया मैंने? y। सही है। तो x/y हो गया, क्योंकि भिन्न माना भिन्न ऐसा कर लेते हैं, माना भिन्न कर लेते हैं, सॉरी माना भिन्न डाल दो, भिन्न x/y। सही है। तो इसका अंश हमने कितना मान लिया x और हर कितना मान लिया y। तो भिन्न हमारी कितनी होगी? x/y। वो लाइन ऊपर लिख देना, सॉरी वो ध्यान से निकल गई थी। ठीक है, तो x/y। अब x में यानी हर में, अंश और हर दोनों में कितना जोड़ा है बाबू? 2। अंश और हर दोनों में कितना जोड़ा है? 2। तो अंश और हर में कितना जोड़ दो? 2। अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो। अंश में भी 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया। तो भिन्न कितने हो रही है? 9/2 में। तो भिन्न किसमें बदल रही है? 9/2। इतनी बात समझ आ गई। तो यानी कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया और भिन्न किसी रूप में बदल गई हमारी 9/2 में। तो चलो इसको थोड़ा हल कर लो। यहाँ करके देखो, चलिए यहाँ करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें। देखो इसकी इसमें करोगे तो दोनों से होगी, इसकी एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ। तो 11 की x में करोगे तो 11x हो जाएगा। फिर 11 की 2 में करोगे तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। ठीक है, जब इसकी इसमें करोगे तो एक बार इसकी इसके साथ, एक बार इसकी इसके साथ। तो 9 की 22 में करोगे तो 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18। इतनी बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें चर एक तरफ करने हैं और कांस्टेंट यानी अचर एक तरफ करने हैं। तो देखो 11x, ये प्लस का इधर जाके माइनस का 9y, 18 ऐसे का ऐसे ही, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 22। अब देखो 11x माइनस के 9y इक्वल कितना बचा? माइनस का 4। ये इक्वेशन फर्स्ट बन चुकी है। सही है। अब इसी प्रकार हम क्या बनाएंगे? इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या कह रहा है? देखो, यानी स्थिति नंबर 2 देखें। स्थिति नंबर 2 हमारी क्या कह रही है? तो चलो स्थिति 2 डाल देते हैं।
स्थिति दो। तो स्थिति दो कह रही है अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, कह रही है, ऐसे लिख लो, अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। ये बात तो समझ में आ रही होगी। तो कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में अब की बार कितना जोड़ा है वो 3, तो भिन्न किस में बदल रही है हमारी 5/6 में। तो देखो तो भिन्न हमारी क्या थी x/y, भिन्न हमने ये मानी थी x/y, और इसके अंश और हर दोनों में कितना जोड़ा है वो 3, तो अंश में भी 3 जोड़ दिया और हर में भी 3 जोड़ दिया। अब भिन्न किस में बदल गई हमारी 5/6 में। सही है। अब इसको भी थोड़ा हल कर लो। देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें इसकी इसमें, तो यहाँ कर लेते हैं। देखो इसकी इसमें करोगे तो एक बार इसकी इसके साथ होगी, एक बार इसकी इसके साथ होगी, तो 6x करोगे तो 6x हो जाएगा, 6 18। जब इसकी इसमें करोगे तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, तो कितनी हो जाएगी 5y। जब 5 की बाई में करोगे तो 5y और 5 दिया 15, तो कितना हो जाएगा 15। अब तुम्हें क्या करना है, चर एक तरफ करने हैं और अचर एक तरफ करने हैं। तो देखो 6x इधर प्लस कर दे जाके माइनस का 5y हो जाएगा, ये 15 इसका सही, ये प्लस कर दे जाके माइनस का 18 हो जाएगा। तो यानी कि देखो अब जा तो 6y माइनस के 5y यहाँ से घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। 18 में से 15 घटाओगे तो माइनस का 3 ही बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। तो ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी आ चुकी है 2। सही है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है। वहाँ से हमें x y के मान निकालने हैं, फिर इसमें देख लेंगे भिन्न में वो हमारी भिन्न प्राप्त हो जाएगी। तो चलो अब चलते हैं प्रतिस्थापन विधि में। तो प्रतिस्थापन विधि चलने के लिए मैं 2 समीकरण नोट करूँगा, सिर्फ ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। तो मैं इसको पूरा रब कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों अब हमने क्या कर लिया है, हमने दोनों इक्वेशन को नोट कर लिया है। अभी दोनों इक्वेशन को क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है। तो चलते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि हमें क्या कहती है तुम्हें पता होगा। तो प्रतिस्थापन विधि कहती है कि समीकरण 1 खोल करो या समीकरण 2 खोल करो, तो जिसका तुम्हें मन कर रहा है वो कर लो। तो मेरा मन करता है समीकरण 1 खोल करने पे, तो चलो तो समीकरण 1 खोल करते हैं। समीकरण 1 हमारे पास ये रही, तो समीकरण 1 खोल करने पर हल करने पर, तो समीकरण 1 कौन सी हमारे पास 11 माइनस के 9 y इक्वल माइनस का 4। चलो यहाँ से x का मान निकालते हैं, 11x, यहाँ से x का मान निकाल लो। तो 11x इधर माइनस कर दे जाके प्लस का हो जाएगा 9y। अब ये मल्टीप्लाई में दे जाके इसमें जाएगा डिवाइड में, तो माइनस के 4 प्लस के 9y अपॉन 11। ये समीकरण हम 3 मान लेते हैं। सही है। अब जो ये x का मान निकलता है, ठीक है, जो ये प्रॉपर x का मान नहीं निकलता, वैसे प्रॉपर नहीं निकला है, जो निकलता है इसको उठा इसमें रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। सही है। अगर किसको हल करा है तुमने समीकरण 1 को हल करा है तो किसमें उठा रखोगे, समीकरण 2 में रखोगे। अगर तुम समीकरण 2 को हल करते हैं तो ये मान किसमें उठा के रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। तो चलो तो जो ये x है, x बराबर माइनस का 4 प्लस के 9y अपॉन 11 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलो यहाँ से देखो जा समीकरण 2, देखो समीकरण 2 का है हमारे पास, ये समीकरण 2 लिख दो। 6x माइनस के 5y इक्वल माइनस का 3। सही है। तो हम x का मान क्या रख रहे हैं, ये वाला, ये तो हमारी x की वैल्यू, तो ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो ये 6 ऐसा का ऐसे ही, x की जगह कितना आ जाएगा, ये यहाँ से वैल्यू पुट हो जाएगी, कितनी है माइनस का 4 प्लस के 9y अपॉन 11, और ये माइनस के 5y ऐसा का ऐसे ही, और ये माइनस का 3 ऐसा का ऐसे ही। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो इसकी पहले मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दो, 6 चौक 24, 6 नम 54, और माइनस के 5y और अपॉन 11 ऐसे चल जाता, और माइनस का 3 ऐसा का ऐसे। मैंने कुछ नहीं करा, मैंने एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ करी, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ करी, और बाकी सेम टू सेम पार्ट नोट कर दिया। अब देखो अब डायरेक्ट इसको इधर नहीं भेज देना, क्योंकि यहाँ ऋणात्मक संख्या का रूप बनना है, तो पहले हमें एलसीएम लेना है। तो चलो एलसीएम लो, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो 11 कम 11, क्योंकि इसके हर क्या है अलग अलग है, और जिसके हर अलग अलग होते हैं तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। ठीक है। तो इसकी इसमें करोगे तो 11 कम 11 आएगा। जब इसके पार्ट की इसमें करोगे 1 में करोगे तो वही सेम टू सेम पार्ट आने वाला है, 24 प्लस के 54y। अब देखो 11 पंजे 55y इक्वल माइनस का 3। अब ये
डिवाइड में, इधर जाके इसमें जाएगा ये मल्टीप्लाई में, माइनस का 24 प्लस के 54 वाई माइनस के 55 वाई इक्वल माइनस का 3। अब ये किसमें डिवाइड में, जाके इसमें जाएगा मल्टीप्लाई में। इतनी बात समझ आ गई। अब यहाँ से देखो माइनस के 24 ऐसा कैसे ही देखो 55 में से 54 घटाओगे तो माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का वाई बचेगा, 11 क्या 33, माइनस का 33। ठीक है, अब ये माइनस का इधर जाके इसमें हो जाएगा प्लस का, तो माइनस का वाई ऐसा कैसे ही माइनस का 33। अब ये माइनस का इधर जाके प्लस का 24 हो जाएगा। अब देखो माइनस के वाई यहाँ से घटाओगे तो यहाँ से कितना बचेगा 9 बचेगा, 33 में से 24 घटाओगे तो कितना बचेगा 9, और माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, अब माइनस से माइनस कटा तो बाई की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 9। सही है, और जब बाई की वैल्यू यानी हर हमें प्राप्त हो चुका है, जो हमने माना था भिन्नकार कितना माना था बाई, तो हर हमें प्राप्त हो चुका है। अब तुम्हें क्या प्राप्त करना है, अंश। अंश क्या माना है x, यानी x की वैल्यू तुम्हें क्या करनी है फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू कहाँ से फाइंड करते हैं, जो ये y का मान आता है वो 28 में रख देते हैं हम समीकरण 2 में, सॉरी समीकरण 3 में। तो चलो रख देते हैं, यहाँ देखो अब जा y बराबर 9 का मान ये बता देते हैं। ठीक है, मान समीकरण 3 में रखने पर देखो समीकरण 3 कौन सी है हमारे पास, समीकरण 3 हमारे पास ये वाली है। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं। सही है, समीकरण 3 को मैंने क्या कर लिया है नोट कर लिया है। अब y की जगह कितना रखना है हमें 9 रखना है, तो y की जगह 9 रख दो, माइनस के 4 प्लस के 9 मल्टीप्लाई 9, तो जहाँ y है वहाँ कितना आ गया हमारा 9 आ गया, बट्टी 11 ऐसे का ऐसे। अब थोड़ा इसको हल करो, माइनस का 4 ऐसे करी 9 नम 81, तो यहाँ टेबल पढ़ लिया, और अपॉन 11 ऐसा का ऐसे। अब थोड़ा सा इसको हल और कर लो, देखो 81 में से 4 घटाए तो कितना बचेगा 77, कितना आ जाएगा 77, और प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस का चिन्ह आया है, जिसका कुछ नहीं आता उसका क्या प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, बटे 11, 11 सत्ते 77, तो x बराबर कितना आ गया 7। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 7 और y की वैल्यू कितनी मिल गई 9। तो जो हमारी भिन्न बनी है, भिन्न कितनी बनी है हमारी 7/9। सही है, तो हमने भिन्न मानी की थी x अपॉन y, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई 9। ठीक है, तो चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखते हैं, लास्ट बचा है 6था। चलो इसको छठा होता है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 30 के छठे पार्ट के बारे में। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कर चुके हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर छठे पार्ट के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर छठा पार्ट देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर छठा देखो क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी हो जाएगी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो अब बाबू इसमें क्या आ गया है, इसमें आयु का सिस्टम आ गया है, यानी कि दुगनी और तिगनी चौगनी पचनी। तो कुछ विस्तार से क्वेश्चन को समझना है, इतनी बात समझ में आ गई। तो पहले हम वर्तमान का मतलब समझते हैं, वर्तमान क्या होता है। तो वर्तमान वो होता है जो इस समय हमारी एज चल रही है, जैसे कि मैं 20 साल का हूँ, तो वही क्या करनी है मुझे वर्तमान आयु क्या करनी है मेरी ज्ञात करनी। सही है, यानी मैं 20 साल का हूँ और मैं मतलब देखो मान सपोज दैट कि कोई पुत्र है उसका जेकब का, जेकब कितने साल का है 20 साल का, और जो जेकब का पुत्र है तो वो कितने साल का होगा, जो इतनी शर्त पर क्या कर रहा है कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसकी भी आयु कोई मान ली मैंने वर्तमान कितनी मान ली, सपोज दैट कितनी मान ली 15 साल मान ली। इतनी बात समझ में आ गई। जेकब की आयु मैंने इस टाइम पे वर्तमान माननी है, वर्तमान का मतलब जो इस समय चल रही है, जैसे मेरी एज कितनी होगी मेरे ख्याल 20 या 21 साल होगी। ठीक है, तो इस टाइम पे जिस वर्तमान इस टाइम पे है तो उस टाइम क्या बोलते हैं वर्तमान आयु बोलते हैं। ठीक है, तो वही वर्तमान आयु हमें क्या करनी है ज्ञात करनी है। तो उसका वर्तमान आयु का नाम है जो उसके पुत्र की आयु वर्तमान पता इस टाइम पे कितने साल का चल रहा है वो ना, उसकी मुझे जेकब की आयु का पता वो कितने साल पे चल रहा है, तो मैं उसको क्या मान लेता हूँ एक्स और वाई से क्या कर देता हूँ दर्शा सकता हूँ। तो चलो दर्शा सकते हैं, तो माना हल कर लेते हैं हल। ठीक है, माना ठीक है, जेकब की वर्तमान आयु, जेकब की वर्तमान आयु कितनी मान ली हमने x, और उसके जेकब के पुत्र की आयु, जेकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान ली मैंने 22। अब स्थिति एक क्या कह रही है, स्थिति एक, इसमें दो स्थिति होती है, कई बार करते हैं ये बात। स्थिति एक क्या कह रही है, यहाँ से देखो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये तो बात लिखो, 5 वर्ष बाद
जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। सही है। देखो क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद उस टाइम पे वर्तमान आयु कितनी मान ली थी, वर्तमान आयु पता नहीं है, जैसे मैंने वर्तमान आयु कितनी मान ली, मैंने अपनी 20 साल मान ली थी, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद कर रहा हूँ, तो बाद की बात का मतलब होता है पीछे जाना, यानी सपोज दैट फ्यूचर में जाना, ठीक है। तो बाद का मतलब होता है फ्यूचर में जा रहा है, तो यानी मैं अपने 5 साल जब फ्यूचर के बारे में सोचूंगा, यानी मैं 25 साल की उम्र में डॉक्टर बन जाऊंगा या इंजीनियर बन जाऊंगा, तो यानी कि मैं 20 साल की एज में या 5 साल क्या करूँगा, ऐड करूँगा, यानी मैं फ्यूचर के जो 5 साल है मैं क्या करूँगा, अपनी एज में क्या कर लूँगा, ऐड कर लूँगा। तो वर्तमान आयु कितनी मान ली थी मैंने, 20, ठीक है। अब 5 साल पीछे की बात कर रहे हो, तो 5 साल पीछे क्या करो, 20 और 5 कितना, 25 हो गए, यानी ऐड कर रहे हो। तो इस टाइम पे इसकी वर्तमान आयु कितनी मान रखी है मैंने, x, और उसके पुत्र की आयु वर्तमान आयु कितनी मान लिखी भाई। तो जब ये 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, पीछे जा रहे हैं दोनों, तो दोनों की आयु में क्या करना पड़ेगा, 5 प्लस करना पड़ेगा। तो दोनों में प्लस कर देते 5 और 5। तो ये बाद की बात कर रहे हैं, बाद का मतलब पीछे जाना, फ्यूचर में सोचना, ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद तो हमने कर दिया, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। तो जेकब की आयु है और उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी। तो उसके पुत्र की आयु मैंने कितनी कर दी, 3 गुनी कर दी। इतनी बात समझ में आ गई, क्योंकि दोनों की एज हमें क्या करनी है, बराबर करनी है। तो पुत्र की एज क्या है, छोटी है, तो पुत्र की आयु से क्या कर दो, गुना कर दो, तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, बैलेंस ही हो जाएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ सकी है। तो थोड़ा इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। x प्लस के 5 यहाँ से करो तो यहाँ कितना होता है, 3y, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, 3 पंजे 15। तो थोड़ा हल और कर लो, x ये प्लस कर दे जाके माइनस का 3y, ये 15 इधर प्लस कर दे जाके माइनस का 5। तो x माइनस के 3y इक्वल कितना बच गया, 10। इक्वेशन फर्स्ट, सही है। तो मैंने यहाँ क्या करा था, मैंने चर एक तरफ करे थे, अचर एक तरफ करे थे। तो देखो ये प्लस कर दे जाके माइनस हो गया, ये 15 मैंने ऐसे रखा, ये प्लस करता इधर जाके माइनस, तो चिन्ह परिवर्ती हो जाते हैं, ठीक है। 15 में से 5 कटाए कितने बचे, 10। तो यहाँ समीकरण 1 बन चुकी है, यानी स्थिति 1 से हमने समीकरण 1 बना ली है। अब स्थिति 2 पढ़ो, ठीक है। तो स्थिति 2 क्या कह रही है, तो स्थिति 2 यहाँ डाल देते हैं, स्थिति 2। तो स्थिति 2 यहाँ से देखो, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व, ये बात लिखो, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी थी, सही है। तो चला के कहानी यहाँ से देखो क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व का मतलब होता है, ठीक है, पूर्व का मतलब होता है मतलब पीछे जाना, पीछे सॉरी, जब वो सोचते ना अपनी 5.5 साल पूर्व की बात करते पीछे पहुंच गए, मतलब यार कि मैं आज से 12 साल, मैंने अपनी प्रेजेंट एज कितनी मानी थी, 20 साल, आज से 12 साल का क्या कर रहा था, 12 साल में पढ़ाई कर रहा था, इंटर हाई स्कूल कर रहा था, इंटर कर रहा था। तो यानी पूर्व का मतलब होता है पीछे का सोचना, ठीक है। मतलब पीछे का मतलब पहले, मतलब पहले का, पूर्व का मतलब पहले समझ लो, पहले जो पहले का सोचता है, यार मैं पहले ये करता, मैं पहले ऐसा था, ठीक है, मैं पहले ये काम करता था, मैं आज से 5 वर्ष पहले ये काम करता था। तो पहले का मतलब क्या कर रहा है, पीछे छोड़ रहे हैं। तो यानी कि हम प्रेजेंट एज में से जब पहले का सोचते हैं तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं। यानी कि मैं अब 20 साल का हूँ, तो मैं यार मैं 5 साल का इंजीनियर बन जाता, कहते नहीं कहते कि यार मैं आज 20 साल का हूँ, तो मैं अब जब 5 साल पहले जाऊँगा, 5 साल पहले मैं क्या था, कुछ मैकेनिक का क्या करता था, काम करता था, यार मोटरसाइकिल वगैरह सुधारता था। तो उस टाइम पे एज क्या कर रहे हो, उस टाइम पे तुम अपनी प्रेजेंट में से 5 साल क्या कर रहे हो, घटा रहे हो, जब जाके 15 साल की एज की बन रही, जब वो मैकेनिक का काम कर रहा है। तो देखो, तो इस टाइम पे मैं 5 वर्ष पूर्व की बात करूँ, तो पूर्व का मतलब क्या होता है, पहले का सोचना, ठीक है। तो अपनी एज में क्या करना है, माइनस करना, ठीक है। तो अपनी वर्तमान आयु कितनी मानी, XY, तो इसकी एज में से इसकी जेकब की कितनी थी, X, उसके पुत्र की कितनी थी, Y। तो पूर्व का मतलब कितना, माइनस कर दिया दोनों की एज में, ठीक है। और वो क्या कह रहा है, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की आयु हमने कितनी कर दी, 7 गुनी कर दी, क्योंकि दोनों की एज में से क्या करनी है, बराबर करनी है। तो पुत्र की आयु में 7 से गुणा कर दी, तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो LHS बराबर इक्वल RHS हो जाएगी, सही है। तो चलो यहाँ से समीकरण, चलो यहाँ थोड़ा हल कर लेते हैं। चलो यहाँ देखो, ये x माइनस के 5
देखो एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ कितना हो जाएगा 7y और 7 पंजे 35। अब यहाँ भी क्या करना है तुम्हें, यहाँ क्या करना है, चर एक तरफ करने और अचर एक तरफ करने। तो चलो करते हैं। तो x इधर प्लस कर दे जाके माइनस का 7y हो जाएगा, ये माइनस का 35 ऐसा कैसे ही, ये माइनस कर दे जाके प्लस का हो जाएगा। ये बात तुम्हें समझ में आ चुकी है। देखो x माइनस के 7y यहाँ से घटाओगे तो कितना बचेगा माइनस का 30। तो ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 को किससे करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, क्योंकि हमें दो रैखिक समीकरण के योग मिल चुके हैं, एक ये मिल चुका है और एक ये मिल चुका है। अब इन दोनों हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा क्या करते हैं, हल करते हैं। तो चलो चलते हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि द्वारा, तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहती है, ये तो समीकरण 1 को हल करो या समीकरण 2 को हल करो, जो सी भी आपकी चॉइस है वो समीकरण को तुम हल कर सकते हो। तो मैं समीकरण 1 को हल करने जा रहा हूँ। तो समीकरण 1 को हल करते हैं, देखते हैं। तो समीकरण 1 कौन सी है, ये रही। समीकरण 1 को हल करने पर ये बात लिख दो पहले, समीकरण 1 को हल करने पर। तो समीकरण 1 कौन सी हमारे पास, ये तो ये नोट कर दो, x माइनस के 3y इक्वल 10। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। तो चलो x की वैल्यू निकालते हैं। तो इधर माइनस करके जाके प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3y। ये कितनी होगी समीकरण हमारे पास 3 बन जाती है। सही है। अब जो ये x की वैल्यू निकलती है वो उठा किस में रखते हो तुम, समीकरण 2 में, क्योंकि समीकरण किसको हल कर रहे हो तुम 1 को, तो उठा किस में रखोगे 2 में। अगर 2 को करते तो किसको हल रखते 1 में रखते ठाके। तो समीकरण किसको हल करा था मैंने, 1 को हल करता हूँ। तो ये वैल्यू जो भी निकलनी है वो उठा किस में रखनी है, समीकरण 2 में। तो ये रख देते हैं x बराबर 10 प्लस के 3y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो चलो समीकरण 2 देख लेते। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 हमारे पास ये है। तो चलो ये नोट कर दो, x माइनस के 7y इक्वल माइनस का 30। अब इस x की जगह ये वैल्यू आई है, ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इस x की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो चलो रख दो, x की जगह कितना आ जाएगा 10 प्लस के 3y माइनस का 7y इक्वल माइनस के 30। यहाँ से घटाओगे तो यहाँ से कितना बचेगा माइनस के 4y और माइनस का 30, इधर प्लस कर दे जाके माइनस का हो जाएगा 10। सही है। अब देखो माइनस के 4y, माइनस माइनस प्लस हो, चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है। तो कितना बचेगा यहाँ से 40 होगा, 30 और 10 कितना हो गया 40, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा। तो 30 और 10 को जोड़ दिया 40 हो गया, चिन्ह माइनस का आएगा। माइनस से माइनस कटा तो y बराबर कितना आ गया 40/4 और 4 धाम 40। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10। सही है। तो y का मान तो निकाल दिया है। और जब y का मान निकल जाता है तो y का मान उठा किसमें होता है, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 कौन सी है हमारे पास, ये वाली। तो चलो y का मान उठा के समीकरण 3 में, वहाँ से x का मान निकल जाएगा। तो y बराबर 10 का मान समीकरण 3 में रखने पर। सही है। तो समीकरण 3 कौन सी है, समीकरण 3 कौन सी है हमारे पास, ये। तो समीकरण 3 को नोट कर लो। तो x बराबर 10 प्लस के 3y। तो y का मान कितना है 10, तो y की जगह कितना आ जाएगा 10। y की वैल्यू कितनी रख दो 10, तो y की जगह कितना रख दो 10। तो 10 प्लस के 3, जिनके बीच में कोई निशान होता है उनके बीच में गुणा का निशान, और y की वैल्यू कितनी है 10। तो x बराबर 10, 10 दिया 30, तो x कितना आ जाएगा 30 और 1 40। तो यहाँ बात लिख देना है वो कि x क्या निकला, जेकब की वर्तमान आयु, इस पे ऐसे नहीं बचा। तो वो बात अब तुम खुद लिख लो कि जेकब की आयु कितनी निकली है 40 और उसके पुत्र की आयु कितनी है 10। सही है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर इसके हम चलते हैं 3.4 के बारे में।